हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स जिसका चैप्टर नंबर 13 गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से प्रीवियस वाले चैप्टर को पढ़ लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 13 है गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस, इसके बारे में बात करेंगे और पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपका जो फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स का सिलेबस है बहुत ज़्यादा दिया गया है, तो इसको जो है हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे और आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स में समझाएंगे। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको डी फार्म सेकेंड ईयर की जो भी हिंदी इंग्लिश मिक्स वाली PDF होंगी 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और दोस्तों, अभी 24 मार्च तक जो PDF होंगी वह आपको जो है 180 रुपये में आपको पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन बताना होता है। तो दोस्तों, गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस में कुछ प्रिंसिपल होते हैं, इसमें कुछ प्रोसेस होती हैं और किसी भी सिस्टम को चलाने के मेथड होते हैं। यानी दोस्तों, आपका कोई भी एक्ट बन गया, कोई भी आपकी कमेटी बन गई, तो दोस्तों उसको चलाने के लिए कुछ यानी निर्देश दिए जाते हैं, कुछ आपके यानी रूल होते हैं उसको चलाने के लिए। कोई भी रूल है उसको किस तरीके से चलाया जाएगा, उसको किस प्रकार से मेंटेन किया जाएगा, उसके लिए जो रूल होते हैं तो वो दोस्तों आपके गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस में होते हैं। यानी गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस में कुछ प्रिंसिपल दिए गए होते हैं, इसमें कुछ प्रोसेस होती हैं, किसी सिस्टम को चलाने के लिए मेथड दिए गए होते हैं। इन सब मेथड का यूज़ करके किसी रूल एंड रेगुलेशन को प्रॉपर वे में रेगुलेट किया जाता है। यानी जो कोई भी रूल एंड रेगुलेशन होता है उसको प्रॉपर वे में किस प्रकार से चलाया जाएगा, इसमें आपके गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस के अंदर निर्देश दिए जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों, गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस लॉ प्रोविज़न गाइडलाइन को इम्प्रूव करने के लिए बनाई जाती है। यानी कोई भी लॉ हो गया, कोई भी प्रोविज़न हो गया, कोई भी गाइडलाइन हो गई, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आपका जो गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस है इसका यूज़ किया जाता है। और रूल एंड एक्ट को अप्लाई करने के लिए गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस का यूज़ किया जाता है। कोई भी आपका रूल बन गया, कोई भी एक्ट बन गया, एक्ट या रूल बनने के बाद दोस्तों उसको किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है, ये सब आपका गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस में बताया जाता है। तो यह इसका हो गया इंट्रोडक्शन गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस का। फिर बात करेंगे, आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक दिया गया है गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस इन कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी में गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस को बताना है। तो इसमें क्या करते हैं बात, सबसे पहले यानी आपका जो सिलेबस दिया गया है उसमें कुछ टॉपिक पूछे गए, जैसे आपका डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंस, और उसके बाद इसमें कुछ रिन्यूअल के बारे में पूछा गया है, तो इसको आपको डिफाइन करना है। तो गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस इन कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी, इसके बारे में बात करते हैं कि गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस का कम्युनिटी फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी में किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, इसी के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक होगा डॉक्यूमेंटेशन। यानी हॉस्पिटल फार्मेसी एंड कम्युनिटी फार्मेसी को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार बहुत से डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं। जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है या कोई कम्युनिटी फार्मेसी होती है उसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अनुसार बहुत से डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं। जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी से रिलेटेड रिकॉर्ड होते हैं उनको प्रॉपर तैयार करके रखना होता है। यानी लाइसेंस से रिलेटेड जो भी यानी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको तैयार करके रखना होता है। लाइसेंस के रिन्यूअल की फीस स्लिप होनी चाहिए, यानी जो कम्युनिटी फार्मेसी जिससे आपने ओपन की है उसके लिए जो लाइसेंस मिला है उसके रिन्यूअल जो आपने कराया उसकी फीस स्लिप होनी चाहिए। जो प्रीमिसेस है यानी जहाँ पर जिस जगह पर आपकी फार्मेसी बनी हुई है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। जो भी लाइसेंस है वह मेंटेन होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है उसका रिन्यूअल नहीं कराया आपने, लाइसेंस मेंटेन नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब आपके टॉपिक जो होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यानी मेंटेन करके रखना होता है।
और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का रिकॉर्ड होना चाहिए। जो फार्मासिस्ट की क्वालिफिकेशन है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। फार्मासिस्ट का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, यानी जो फार्मासिस्ट का एड्रेस प्रूफ होता है वह होना चाहिए। और फार्मासिस्ट की जो भी क्वालिफिकेशन है वह प्रॉपर उसमें जो है मेंटेन होनी चाहिए। जो भी ड्रग फार्मेसी में परचेज और सेल की जा रही हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी जो फार्मेसी होती है उसमें जो भी ड्रग परचेज और सेल की जा रही हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। जो भी फार्मेसी में पेमेंट किया जा रहा है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके रखना होता है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। और जो भी प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको मेंटेन करके रखना है। जो एक्सपायर्ड ड्रग है उनका भी रिकॉर्ड रखना है। तो दोस्तों इतना वर्क आपको डॉक्यूमेंटेशन में, कम्युनिटी फार्मेसी में और हॉस्पिटल फार्मेसी में करना होता है। इसमें आप और भी बातें ऐड कर सकते हैं, यानी जो रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं शेड्यूल के हिसाब से, यानी जो शेड्यूल एक्स वाली ड्रग है उनका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। शेड्यूल C1 और C क्लास की जो ड्रग है उनका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन जो आपका मेन पॉइंट्स हैं उनको हमने कवर किया है कि कम्युनिटी फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट, जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं उनको प्रॉपर यानी मेंटेन करके रखना चाहिए। फिर बात करते हैं लाइसेंस के बारे में, यानी कम्युनिटी फार्मेसी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी में ड्रग की सेल के लिए, जो ड्रग की सेल होती है उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। और अलग अलग ड्रग के लिए अलग अलग टाइप के लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दोस्तों आपने पहले भी पढ़ा है कि जो अलग अलग ड्रग होती हैं उनके लिए अलग अलग लाइसेंस की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इसमें हमने एक चार्ट बनाया है कि इसमें कौन कौन से लाइसेंस की आवश्यकता होगी और कौन कौन सी ड्रग के लिए कौन कौन सा फॉर्म भरा जाएगा। तो टाइप ऑफ सेल लाइसेंस फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस और फॉर्म नंबर, एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड ऑन फॉर्म नंबर, यानी किस फॉर्म नंबर से आपको लाइसेंस दिया जाएगा और किस में आपको फॉर्म भरना होगा। तो आपको अगर शेड्यूल C और C, यानी आपको शेड्यूल C1, C और H और X क्लास की ड्रग की होल सेलिंग करनी है और इसके लिए लाइसेंस चाहिए, तो आपको फॉर्म नंबर 19 में इसका फॉर्म एप्लीकेशन भरना होगा। और उसके बाद फॉर्म नंबर 20B और फॉर्म नंबर 21B के द्वारा आपको जो है लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जो होल सेल लाइसेंस का होगा क्लास C, C1, H और X क्लास की ड्रग का। और रिटेल लाइसेंस अगर आपको चाहिए इन्हीं ड्रग का, तो दोस्तों आपको फॉर्म तो यानी 19 में ही भरना होगा, फॉर्म 19। और उसके बाद जो आपको लाइसेंस दिया जाएगा वह फॉर्म नंबर 20 के द्वारा दिया जाएगा और फॉर्म नंबर 21 के द्वारा आपको रिटेल लाइसेंस दिया जाएगा जो आपकी ड्रग दी गई हैं। और उसके बाद फॉर ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, यानी अगर शेड्यूल एक्स की जो ड्रग दी गई हैं उनका आपको होल सेलिंग करना है तो आपको फॉर्म किस में भरना होगा, फॉर्म 19C में भरना होगा। और उसके बाद जो आपको लाइसेंस दिया जाएगा वह 20G के द्वारा आपको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें लिखा है फॉर ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स रिटेल, अगर आपको शेड्यूल एक्स की जो ड्रग हैं उनकी रिटेल सेलिंग करनी है तो दोस्तों आपको फॉर्म भरना होगा 19C में और उसके बाद आपको लाइसेंस दिया जाएगा 20F के द्वारा। तो इस प्रकार से आपकी जो ड्रग होती हैं उनका लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है लाइसेंस। तो दोस्तों ये आपका होता है लाइसेंस। फिर बात करते हैं रिन्यूएबल, यानी जो ड्रग को सेल करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है उसको 5 ईयर के बाद में रिन्यूएबल कराना होता है। यानी जो भी ड्रग की सेल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा उसको आफ्टर 5 ईयर के बाद जो है दोस्तों उसको रिन्यूएबल कराना होगा। रिन्यूएबल कराने के लिए फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरह ही होता है, यानी जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था यानी जो रजिस्ट्रेशन करवाया था लाइसेंस के लिए, तो दोस्तों जिस प्रकार से वह फॉर्म होता है उसी प्रकार से आपका रिन्यूएबल का फॉर्म होता है। और जिस टाइम कराना होता है उस टाइम अगर कोई रिन्यूएबल नहीं कराता है तो उस पर लेट फीस पड़ती है। दोस्तों जो भी आपका यानी लाइसेंस है उनका रिन्यूएबल का टाइम अगर समाप्त हो गया है और बाद में अगर आप रिन्यूएबल कराते हैं तो आपको लेट फीस देनी होती है और रिन्यूएबल के लिए लास्ट रिन्यूएबल की कॉपी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका फर्स्ट टाइम का लाइसेंस है तब तो आपका उसी तरीके से हो जाएगा, लेकिन आपका एक बार रिन्यूएबल हो चुका है दोबारा से फिर से रिन्यूएबल करा रहे हैं तो जो प्रीवियस वाली रिन्यूएबल की कॉपी होगी उसकी ज़रूरत होती है। और रिन्यूएबल के लिए यानी फ़ीस कितनी होती है, देखिए टाइप ऑफ सेल लाइसेंस यानी होलसेल का जो लाइसेंस है उसके लिए 3000 रुपीज़,
रिटेल सेल का जो लाइसेंस है उसके लिए 3000 रुपीज़ इसकी होगी रिन्यूअल फीस। और शेड्यूल जो एक्स होती हैं उनका अगर होल सेल करना है तो दोस्तों उसके लिए 500 रुपीज़। और उसके बाद शेड्यूल एक्स की अगर आपको रिटेल सेलिंग करनी है तो उसके लिए 500 रुपीज़ का जो आपको फ़ीस कटाना पड़ता है। तो ये आपकी हो गई रिन्यूअल फीस। फिर बात करते हैं जो आपका टॉपिक दिया गया है सिलेबस के अंदर, गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस इन फार्मा मैन्युफैक्चरिंग। यानी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस को किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट को यानी संभाल कर रखना होता है। तो इसमें लिखा हुआ है फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में यानी जो कंपनीज होती हैं जहाँ ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होती है वही आपकी होती है फार्मा मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट है डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू लाइसेंस अथॉरिटी। यानी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जहाँ से लाइसेंस को प्रोवाइड किया जाता है उससे रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट को यानी आपको प्रॉपर मेंटेन करके रखना होता है। तो इसमें लिखा है लाइसेंस लेने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया उनकी कॉपी होनी चाहिए। यानी आपकी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आपने कोई ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइसेंस लिया, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं उनकी प्रॉपर कॉपी आपके पास रखी होनी चाहिए। जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यानी प्रीमिसेस के भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यानी जिस जगह में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनी हुई है वहाँ के भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो इंस्पेक्शन होता है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। यानी बाहर से एक टीम आती है, भाई यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है बाहर ड्रग की क्वालिटी, वहाँ किस प्रकार की सुविधाएं हैं, किस प्रकार से इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है, इन सब को चेक करने के लिए एक बाहर से टीम आती है। पर ईयर इसका इंस्पेक्शन होता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का। तो दोस्तों उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना चाहिए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से पोल्यूशन का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। बहुत सी फार्मास्यूटिकल ऐसी कंपनीज होती हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा जो है पोल्यूशन होता है। तो दोस्तों इसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से पोल्यूशन का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, इसका डॉक्यूमेंट प्रॉपर तैयार करके रखना चाहिए। तो ये आपके लाइसेंसिंग अथॉरिटी से रिलेटेड आपकी बातें हो गई। फिर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एंड क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड ऑफ केमिस्ट। यानी केमिस्ट के रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड होना चाहिए, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है इसका रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रॉपर मेंटेन करके रखना चाहिए। यानी केमिस्ट कौन होते हैं? जो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में यानी जो मेडिसिन को तैयार करने का वर्क करते हैं, और फार्मासिस्ट जो मेडिसिन को डिस्पेंस करने का वर्क करते हैं फार्मेसी के अंदर। तो केमिस्ट का क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो यानी केमिस्ट ने रजिस्ट्रेशन कराया है केमिस्ट बनने के लिए, तो दोस्तों उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। और जो भी आपका स्टाफ है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में यानी आपका स्टाफ है ट्रेंड, और ट्रेंड स्टाफ होने के डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। ये आपके रजिस्ट्रेशन एंड क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड ऑफ केमिस्ट के अंदर आ जाते हैं पॉइंट। अभी ये आपके टॉपिक डॉक्यूमेंट के ही अंदर चल रहे हैं, यानी फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है उसके बारे में बता रहे हैं। फिर हम लाइसेंस के बारे में बताएंगे, फिर रिन्यूअल के बारे में बताएंगे। यानी आपके 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक आपका कम्युनिटी फार्मेसी, यानी उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लाइसेंस की आवश्यकता होती है उसको हमने बताया। साथ में ही उसी के साथ में बिल्कुल सेम आपका हॉस्पिटल फार्मेसी हो गया, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट और लाइसेंस की आवश्यकता होती है। फिर बात इस टाइम कर रहे हैं आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो पॉइंट नंबर 3 है जो किसी प्रोडक्ट की एनालिसिस करती है उन लेबोरेटरीज के प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जो लेबोरेटरीज में वर्कर वर्क कर रहे हैं उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वहाँ पर ड्रग को चेक करने के लिए, ड्रग के एनालिसिस के लिए बहुत सी लेबोरेटरीज होती हैं। तो दोस्तों जो लेबोरेटरीज होती हैं उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और पॉइंट नंबर 4 है जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, रॉ मटेरियल का रिकॉर्ड होना चाहिए, और जो भी फार्मा मैन्युफैक्चर से रिलेटेड बातें हैं उनका सब प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है। ये सब डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में यानी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। फिर बात करते हैं लाइसेंस फॉर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग।
यानी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस की आवश्यकता होती है, तो वह लाइसेंस कौन से एप्लीकेशन के द्वारा आपको प्राप्त किया जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट है, जो ड्रग शेड्यूल सी, C1 एंड एक्स में है, इनके अलावा ड्रग को बनाने के लिए लाइसेंस के लिए आपको फॉर्म नंबर 24 में फॉर्म भरना होता है। यानी शेड्यूल सी, C1 और एक्स को छोड़कर जितनी भी ड्रग हैं, अगर आपको उनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो फॉर्म नंबर 24 में आपको फॉर्म भरना होगा। और उसके बाद होम्योपैथिक मेडिसिन को बनाने के लिए फॉर्म नंबर 24 में आपको फॉर्म भरना होगा। सिर्फ शेड्यूल एक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉर्म नंबर 24F में आपको फॉर्म भरना होगा। और शेड्यूल सी और C1 की ड्रग की जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसके लिए फॉर्म 27 में यानी फॉर्म भरना होगा। और उसके बाद शेड्यूल सी, C1 के लिए अगर लोन लाइसेंस की आवश्यकता है दोस्तों, लोन लाइसेंस और शेड्यूल C1 और सी, शेड्यूल एक्स हो गया, शेड्यूल एच हो गया, इसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं यह हमने चैप्टर नंबर 3 में पूरा डिफाइन किया है। अगर आपने चैप्टर नंबर 3 पूरा नहीं देखा है तो पहले आप चैप्टर नंबर 3 को अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद आपको लोन लाइसेंस वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा। कौन से शेड्यूल में कौन सी ड्रग आती हैं आपको सब टॉपिक समझ में आ जाएंगे। तो आपको शेड्यूल सी, C1 के लिए लोन लाइसेंस की आवश्यकता है तो फॉर्म 27A में आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता होती है। और शेड्यूल सी, C1 एंड एक्स के लिए लाइसेंस कब यानी ज़रूरत होता है, तो दोस्तों इसको जो है आपको 27B में फॉर्म भरना होता है। ड्रग के एग्जामिनेशन टेस्ट और एनालिसिस के लिए, क्योंकि ड्रग का एग्जामिनेशन टेस्ट भी किया जाता है कि ड्रग किस प्रकार से तैयार हुई है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी एनालिसिस के लिए जो है आवश्यकता होती है। तो इसके लिए फॉर्म 30 में आपको अप्लाई करना होता है। तो ये आपका लाइसेंस से रिलेटेड हो गया। मैन्युफैक्चरिंग में जो भी लाइसेंस की आवश्यकता होती है उससे रिलेटेड बातें हो गई। फिर बात करेंगे रिन्यूअल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं ये 5 ईयर के लिए वैलिड होते हैं। यानी प्रीवियस वाले जो रिन्यूअल वाले थे वह भी आपके 5 ईयर के लिए वैलिड थे, और ये वाले जो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में जो लाइसेंस दिए जाते हैं ये भी आपके 5 ईयर के लिए वैलिड होते हैं। फिर उसके बाद रिन्यूअल के लिए आपको क्या क्या फ़ीस देनी होती है, तो दोस्तों उसके लिए बात करते हैं। तो जो आपका चार्ट बना हुआ है इसमें आप देख सकते हैं, चार्ट में आप फॉर्म नंबर 24 मैन्युफैक्चरिंग ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1, इसके लिए आपको जो रिन्यूअल फ़ीस होगी वह आपको देनी होगी लगभग जो इसमें 1500 रुपये इसमें रिन्यूअल फ़ीस देनी पड़ती है, और रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस होती है वह इसमें 6000 देनी होती है। तो ये आपकी नॉलेज के लिए ये हमने पार्ट लगा दिया है। अगर आप इसको लिखना चाहें, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, अगर नहीं भी पढ़ना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यानी अपनी नॉलेज के लिए आप इसको एक बार देख लीजिए। कभी कभी मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको इसमें से क्वेश्चन मिल सकता है। फिर बात करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी ड्रग होती हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, क्या लाइसेंस की आवश्यकता होती है, मेडिकल डिवाइसेस के लिए क्या लाइसेंस की आवश्यकता होती है, और क्या डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखने की आवश्यकता होती है। तो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है, इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों PDF से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव होगी और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जल्द हो जाएगी। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या आवश्यकता होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट और आपके मेडिकल डिवाइसेस के लिए। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस के बनवाने में डॉक्यूमेंट लगे हैं उनकी कॉपी होनी चाहिए। यानी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन, किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसको बनवाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। यानी तो लाइसेंस बनवाने में जो भी डॉक्यूमेंट लगे हैं उनकी प्रॉपर कॉपी आपके पास रखी होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को मेंटेन करके रखना है, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है उसको मेंटेन करके रखना है। और जो भी ड्रग को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है। यानी जो भी रिकॉर्ड है उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखना है। उन कंट्रीज़ की लिस्ट भी होनी चाहिए जहाँ से कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। यानी
किसी अदर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो उन कंट्रीज़ का जो है लिस्टेड भी होना चाहिए, यानी आपके पास प्रॉपर लिस्ट भी होनी चाहिए। तो यह डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। और लाइसेंस किस फॉर्म में आपको दिया जाता है, एप्लीकेशन किस फॉर्म में भरा जाता है जिससे आपको लाइसेंस दिया जाएगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। तो शेड्यूल एक्स के अलावा ड्रग को इंपोर्ट करना चाहते हो तो आपको फॉर्म नंबर 8 में जो है एप्लीकेशन भरना होगा। और यदि शेड्यूल एक्स वाली ड्रग को इंपोर्ट करना है तो आपको फॉर्म 8A में आपको जो है फॉर्म भरना होता है। ड्रग को इंपोर्ट करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। वह सर्टिफिकेट जो है आपको फॉर्म नंबर 40 में दिया जाता है। और अगर आपको मेडिकल डिवाइसेस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो आपको फॉर्म नंबर 10 भरना होता है। और उसके बाद उसके कुछ पार्ट होते हैं, जैसे फॉर्म MD14। हमने 20 नंबर 1 जो आपका चैप्टर है उसमें हम आपको मेडिकल डिवाइसेस के बारे में बताएंगे, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस की जो आवश्यकता होती है उसको भी पूरा हम डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों, जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनके इंपोर्ट के लिए आपको फॉर्म नंबर 10 में जो है फॉर्म भरना होगा। और उसके बाद फॉर्म MD14 भरना होगा और फॉर्म MD15 भरना होगा। तो दोस्तों, ये आपकी कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट और मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड कुछ यानी लाइसेंस थे। और रिन्यूअल किस प्रकार से होता है, जो मेडिकल डिवाइसेस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस हैं, यानी जो भी आपकी मेडिसिन है, कोई भी ड्रग हो गई, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट या मेडिकल डिवाइसेस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो लाइसेंस होते हैं ये 3 ईयर के लिए वैलिड होते हैं। एक्सपायरी के 9 मंथ पहले इनका रिन्यूअल कराया जाता है, यानी एक्सपायरी होने से पहले 9 मंथ पहले जो है इनका रिन्यूअल कराया जाता है। तो दोस्तों, ये आपका टॉपिक हो गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड आपकी मेडिकल डिवाइसेस के बारे में टॉपिक हो गया। फिर एक टॉपिक आपका और है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है इसके बारे में बात बताएंगे, इसके क्या फंक्शन होते हैं इसके बारे में आपको हम बताएंगे। दोस्तों, उसके बाद एक टॉपिक आपका और है, फिर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इंस्पेक्शन क्या होता है, देखिए, इंस्पेक्शन ऑफ फार्मेसीज, यानी ड्रग इंस्पेक्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इनका वर्क होता है फार्मेसी को चेक करना, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को चेक करना, यानी इंस्पेक्शन होता है जांच पड़ताल करना। यानी इसमें क्या होता है, इसमें ड्रग इंस्पेक्टर को जो है अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और उनका वर्क होता है कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में जाएं, जो फार्मेसीज बनी हैं उनमें जाएं, वहाँ जो ड्रग रखी हुई है उनकी जांच करें, कोई एक्सपायरी ड्रग तो नहीं है। इसी प्रकार से फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में कि जो ड्रग तैयार की जा रही है उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी प्योरिटी क्या है, किस प्रकार से उनकी टेस्टिंग की जाती है, ये सब जाँच करना ही आपका इंस्पेक्शन कहलाता है। और फंक्शन क्या होते हैं इंस्पेक्शन के, ये फार्मेसी में जाते हैं और वहाँ पर चेक करते हैं कि जो भी गाइडलाइन फार्मेसी के लिए दी गई हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं फॉलो किया जा रहा है। और जो फार्मेसी का लाइसेंस होता है उसको चेक करना, फार्मेसी के रिकॉर्ड को चेक करना, एक्सपायरी ड्रग की जांच करना, ये जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं इनके सब फंक्शन होते हैं। फिर बात करेंगे, एक टॉपिक आपका और दिया गया है सिलेबस के अंदर, फिर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, चैप्टर कंप्लीट होने के साथ में ही आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और यूपी बोर्ड के लिए हम प्रॉपर यानी आपकी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट भी कीजिए। तो ई गवर्नेंस इन गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस, ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी जो गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस है उसमें इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, तो ये आपका टॉपिक है। तो इसमें बताते हैं ई गवर्नेंस क्या होता है। ई गवर्नेंस एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, ये गवर्नमेंट की सर्विस को डिलीवर्ड करने में यूज़ होता है। यानी जो ई गवर्नेंस होता है यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होता है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, यानी इसका यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं उनको डिलीवर्ड करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। और ये कोई भी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये गवर्नमेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन है, यानी फार्मेसी से रिलेटेड, हॉस्पिटल फार्मेसी से, कम्युनिटी फार्मेसी से रिलेटेड, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, लाइसेंस से रिलेटेड,
जो भी इंफॉर्मेशन है ये लोगों तक पहुंचाने का वर्क करती हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट है वह ट्रेडिशनल पेपर सिस्टम को हटाना चाहती है, यानी जो पेपर सिस्टम है यानी उसको हटाना चाहती है और इलेक्ट्रॉनिक जो आपका इलेक्ट्रिक सिस्टम है उसको लाना चाहती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सिस्टम से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। जैसे आपके कॉस्ट कम लगता है, इजी हो जाता है, टाइम की बचत होती है, जो पेपर वर्क होता है वह कम हो जाता है, इंफॉर्मेशन में जो भी होता है प्राइवेसी हो जाती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज़ करना चाहती है। तो इसी को कहा जाता है ई गवर्नेंस। किसी भी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए ई गवर्नेंस का यूज़ किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज़ करना ही आपका ई गवर्नेंस कहलाता है। तो दोस्तों चैप्टर नंबर जो 13 है ये पूरा कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।